बच्चों कल कल तक हमने सत्याग्रह तक पढ़ा। सत्याग्रह मीन्स mass agitation, a large quantity of peoples they have mass agitation without any weapons, because Gandhi believed non-violence and truth. हमने देखा कि 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो नेशनलिज्म का एक कैंपेन शुरू किया, उसमें नॉन वायलेंस और ट्रूथ को सबसे ज्यादा रिस्पांस दिया गया और उसी के अकॉर्डिंग सत्याग्रह हुआ। 1916 में पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में हुआ। बिहार का किसान पहले ऑलरेडी बहुत परेशान था, बहुत तकलीफों में था, और उसके बाद भी उनसे जबरन नील की खेती करवाई जाती थी। तो बिहार, असम और ओडिशा आसपास के तमाम किसानों को लेकर महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा सत्याग्रह शुरू किया, जिसे चंपारण का सत्याग्रह कहा गया। ये बहुत सक्सेसफुल रहा। चंपारण के सत्याग्रह के बाद दूसरा कैंपेनिंग बारडोली जिले के खेड़ा गांव में हुआ। बारडोली जिला के अंदर जितने भी तहसील थे, उसमें खेड़ा भी एक तहसील था। उन तमाम किसानों को ये निर्देश दिया गया गांधी जी के द्वारा कि कोई भी अंग्रेजों को लगान नहीं देगा, कोई भी अंग्रेजों को टैक्सेस नहीं देगा। इसका ये असर ये हुआ कि गुजरात के बेशतर कई गांवों में, मेनी विलेजेस, the farmers they have no paid any taxes, और वहां से इस नेशनलिज्म की एक नई शुरुआत हुई। फिर 1917 में अगला सत्याग्रह हुआ मुंबई। वहां के जो कॉटन मजदूर थे, वहां के जो कॉटन मिलों में काम करने वाले मजदूर थे, उनको जो डेली वेजेस मिलता था वो बहुत कम दिया जाता था। तो उस डेली वेजेस की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने वहां पर एक सत्याग्रह किया। वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा। अब देखो बच्चों, 1915 से लेके 1919 तक, 1919 तक महात्मा गांधी ने जितने भी सत्याग्रह किए, उस सत्याग्रह को वहां की कॉमन पीपल ने, खास करके फार्मर्स, पीजेंट्स, लेबर, वर्कर्स, इन लोगों ने फुल ऑफ सपोर्ट किया। शायद उसका रीजन एक ये था कि ये जो लड़ाई थी, ये बिना हथियार वाली लड़ाई थी। These all agitations and these all movements and struggles, they are fight against Britishers. Nobody use any types of weapons. इसके अंदर weapons का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो फिर अंग्रेजों ने 1919 में 1919 में एक नया कानून पास किया, रोलेट एक्ट। Rolette Act. The Rolette Act in 1919 was passed through the Imperial Legislative Council in spite of opposition of the Indian members. Rolette Act gave the government enormous power to repress political activities. According to this act, the political prisoners could be detained in prison for 2 years without any trial. Rolette Act एक ऐसा एक्ट बनाया गया कि जिसमें कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविटी से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी से रिलेटेड हो, वो किसी भी तरह का मूवमेंट या स्ट्रगल नहीं चला सकता। अगर ऐसा कोई स्ट्रगल दिखाई देता है
तो अंग्रेजों ने उन लोगों को बिना बिना इंक्वायरी, एनी टाइप्स ऑफ इंक्वायरी, एनी टाइप्स ऑफ ट्रायल, उनको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। ये ज्यादती थी। रूलेट एक्ट मानो एक इमरजेंसी थी। तो इस रूलेट एक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया, जिसका असर ये हुआ कि पूरा भारत नॉर्थ से लेके साउथ तक और वेस्ट से लेके ईस्ट तक अंग्रेजों के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू हो गई। सभी ने अंग्रेजों के अगेंस्ट में अपना मूवमेंट शुरू कर दिया। सभी ने गांधी जी को सपोर्ट किया। और रूलेट एक्ट एक वो रीजन रहा, इसी के कारण या रूलेट एक्ट के सक्सेस होने के कारण, रूलेट एक्ट एक दमन चक्र था। अंग्रेजों द्वारा भारतीय लोगों के ऊपर दमन किया गया, उन पे अन्याय किया गया, उनके साथ इनजस्टिस किया गया। तो इसका नतीजा ये हुआ कि महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू किया। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट माने असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन यानी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट मत करो। गांधी जी का यह मानना था कि अगर ब्रिटिशर्स यहाँ पर इतने सालों से यहाँ पर उन्होंने अगर अपनी जड़ें जमाई है, तो उसके लिए हम भारतीय जिम्मेदार हैं। ये गांधी जी का मानना था। उनका ये मानना था कि अगर हम उन्हें इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अंग्रेजों को भारत छोड़ के भागना पड़े। और ऐसा ही हुआ। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का ही दूसरा रूप रहा स्वदेशी मूवमेंट। गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया। स्वदेशी मूवमेंट के अंदर जितनी भी स्वदेश में बनने वाली चीजें हैं, अपने देश के अंदर बनने वाली जो चीजें हैं उसे परचेज करो। ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ कपड़ा या ब्रिटिशर्स के बनाए हुए होम अप्लायंसेस का इस्तेमाल मत करो, उनका बाइकआउट करो। और ऐसा ही हुआ। तमाम भारतीयों ने जितनी भी विदेशी चीजें थी घर के अंदर, विदेशी कपड़े थे, उनका बाइकआउट किया। उनको सड़कों पे फेंक कर जला दिया गया। एक बहुत बड़ा मिशन शुरू हुआ। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट पूरे भारत में फैला। इसकी शुरुआत दक्षिण उत्तर भारत से हुई और ये धीरे धीरे पूरे भारत में फैलता गया। इसका सबसे बड़ा असर ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिकल पॉलिसी के ऊपर हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स का गुड्स खरीदना कम हो गया। जो भारत में जो खादी का कपड़ा बनता था, उसी कपड़े को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि खादी इज अ सिंबल ऑफ नेशनलिटी, प्यूरिटी एंड सिंप्लिसिटी। खादी हमारी राष्ट्रीयता की पहचान है, क्योंकि हमने बनाई है, ये हमारे राष्ट्र में बनी है। दे आर सिंबल ऑफ सिंप्लिसिटी। ये एक सादगी का भी सिंबल है। कॉटन एक सादगी की पहचान है एंड सिंबल ऑफ प्यूरिटी, और ये एक पवित्रता की भी पहचान। और उत्तर भारत के ज्यादातर गांवों में, वहां के हर गांव के हर किसानों ने खादी को प्रमोट किया। घर घर चरखा चला और खादी के कपड़े बनाए गए। इस तरह से बच्चों, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। इस नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के कारण ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिकल कंडीशंस बहुत ज्यादा डाउन हो गई।